दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्यों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा है? क्या है आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध का इतिहास और वर्तमान की स्थिति? इस पूरे युद्ध से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान का इस युद्ध के अंदर क्या संदर्भ है? और साथियों, दुनिया की कौन सी महाशक्ति आर्मेनिया के साथ खड़ी है और कौन सा देश अजरबैजान के साथ खड़ा है, और इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया के ऊपर क्या तेल का संकट हो सकता है? इस पूरी परिस्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे इन कुछ सवालों के साथ। साथियों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्तमान के अंदर आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है। नगारो काराबाख के इस क्षेत्र को लेकर कई दशकों से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है। वर्तमान के अंदर जो पूरा घटनाक्रम नगारो काराबाख को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ है, इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने की जरूरत है। साथियों, 1922 के बाद से, जब से सोवियत संघ बना था, तब से 1923 के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत नगारो काराबाख का पूरा क्षेत्र स्वतंत्र रूप से अपने आप को संचालित करता था। और उसके बाद 1988 के अंदर भी नगारो काराबाख ने खुले तौर पर यह कहा कि वह स्वतंत्र रूप से ही अपने पूरे क्षेत्र को चलाएंगे। लेकिन 1991 के बाद जब सोवियत संघ टूटा, उसके बाद 15 देश निकलकर सामने आए, जिसमें से 2 देश आर्मेनिया और अजरबैजान भी थे। उसके बाद से इन दोनों देश के बीच में लगातार तनावपूर्ण स्थिति नगारो काराबाख को लेकर बनी रही और 1991 से लेकर 1993 तक लगातार युद्ध के हालात बने रहे। और 1994 तक आते आते नगारो काराबाख पर मुख्य रूप से जो वर्चस्व था, जो कंट्रोल था, पूर्ण रूप से आर्मेनिया के द्वारा स्थापित किया गया। और 1994 के अंदर रूस के माध्यम से दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम को लेकर एक समझौता भी हुआ, जिसको बिशेक प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। 1994 से लेकर और 2016 तक दोनों देशों के बीच लगभग शांतिपूर्ण माहौल रहा। लेकिन अप्रैल 2016 के अंदर 4 दिवसीय एक तरह का युद्ध दोनों देशों के ऊपर फिर से आ गया। दोनों देशों के बीच लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स इस दौर में होती रही, लेकिन फिर से कई देशों के माध्यम से, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, यूरोपियन यूनियन भी शामिल थी, रूस भी शामिल था, इन सब के माध्यम से एक शांति स्थापित और सीज फायर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच स्थापित हो गया। लेकिन नवंबर से लेकर 2020 नवंबर के बाद से लगातार स्थितियां आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बिगड़ती चली गई। और एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिकली भी, उसको अजरबैजान के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कर दिया, जिसको लीचेन कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो नगारो काराबाख के क्षेत्र को आर्मेनिया से जोड़ता है। 9 महीने तक उसको ब्लॉक रखा गया। उसमें से सिर्फ जो रूस के पीस स्थापित करने की जो सेनाएं वहां पर लगी हुई थी, वो और रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, उसके लोगों का ही आवाजाही और ट्रकों की आवाजाही वहां पर चलाई गई। बाकी पूर्ण रूप से वह पूरा कॉरिडोर अजरबैजान के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। जिसके बाद 19 सितंबर 2023 को अजरबैजान ने खुले तौर पर यह कहा कि वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर एक ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। और जिसके चलते जो वर्तमान की स्थिति है कि नगारो काराबाख के अंदर से लगभग 1 लाख से अधिक लोग वहां से पलायन कर आर्मेनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगभग अब नगारो काराबाख का पूरा क्षेत्र के ऊपर अजरबैजान का ही कंट्रोल स्थापित हो गया है, जो कि 1994 से पहले तक आर्मेनिया का उस पर हस्तक्षेप और कंट्रोल रहता था। लेकिन अब स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है और अजरबैजान ने पूर्ण रूप से नगारो काराबाख के पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया है, जिसको लेकर आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशीन ने खुले तौर पर यह कहा कि अजरबैजान नगारो काराबाख के अंदर जो आर्मेनिया के नागरिक हैं, उनकी एक एथनिक क्लिंजिंग की दिशा में बढ़ रहा है। तो ये है साथियों वर्तमान की पूरी स्थिति। अगला सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण ये खड़ा होता है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, जिस तरीके से कई देशों के साथ बायलैटरल संबंध होते हैं भारत के, ऐसे ही आर्मेनिया के साथ और अजरबैजान दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध ठीक तरीके से लगातार बढ़ते रहे। और भारत और आर्मेनिया की विशेष तौर पर बात करें तो भारत के द्वारा आर्मेनिया को कई बार मिलिट्री के हथियार भी दिए गए हैं, जिसको लेकर अजरबैजान ने एक बार यह आरोप भी लगाया
कि भारत के द्वारा अर्मीनिया को जो हथियार दिए जा रहे हैं वह अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में यूज किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो शुरुआती दौर में भारत का जो रुख है वो अर्मीनिया के पक्ष में अक्सर रहा है, लेकिन अजरबैजान के साथ भी भारत के आर्थिक संबंध हैं, जिसको लेकर भारत की कंपनी ONGC विदेश ने भी कई ऑयल फील्ड्स के अंदर अजरबैजान के अंदर भी निवेश किया हुआ है। यानी कि इस पूरे युद्ध के अंदर भी भारत ने जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी उसको ये अपनाया है, यानी कि गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइन मूवमेंट की दिशा में ही भारत आगे बढ़ा है। अब अगला सवाल साथियों ये खड़ा होता है कि दुनिया की कौन सी बड़ी महाशक्ति अर्मेनिया के पक्ष में खड़ी है और कौन सी बड़ी महाशक्ति अजरबैजान के पक्ष में खड़ी है। साथियों, रूस ने खुले तौर पर अर्मेनिया की दिशा में ही अपना रुख रखा है और उसका विशेष कारण है जिस तरीके से पश्चिम के देशों की नाटो के तहत एक मिलिट्री का एक संगठन है, उसी के तर्ज पर रूस के नेतृत्व में एक CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर अर्मेनिया उसका हिस्सा है। और नाटो की तर्ज पर ही CSTO में भी ये रूल है कि अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो वह सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इसीलिए रूस ने लगातार अपना पक्ष अर्मेनिया की तरफ ही रखा है। और अगर हम अजरबैजान की बात करें तो टर्की ने खुलकर अजरबैजान का पक्ष लिया है। इजराइल के द्वारा भी अजरबैजान को हथियार भी दिए गए हैं और ईरान का रुख भी अजरबैजान की तरफ ही रहा है। और उसका विशेष कारण है कि ईरान के अंदर अजीरी माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां पर है, इसीलिए ईरान का जो रुख है वो अक्सर अजरबैजान की तरफ ही रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो अमेरिका है पहले अजरबैजान के पक्ष में होता था, लेकिन अब वह अजरबैजान से हटकर अर्मेनिया की ओर बढ़ रहा है। और अर्मेनिया और रूस के जो संबंध हैं उनमें एक गैप हमें देखने को मिल रहा है। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है साथियों कि रूस और अर्मेनिया के संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। साथियों, साल 2018 के अंदर मई के महीने में अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशीन प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर आते हैं और उसके बाद से अर्मेनिया और रूस के संबंधों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। उसका विशेष कारण यह है कि निकोल पशीन खुले तौर पर यह कहते रहे हैं कि नागोर्नो काराबाख के अंदर जितने भी अर्मेनियाई लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम रूस के ऊपर पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकते हैं। ऐसा स्टेटमेंट उनका जारी होता है और उसके बाद से संबंधों में एक बड़ा गैप हमें देखने को अर्मेनिया और रशिया के बीच मिलता है। अगर हम वर्तमान या कुछ घटनाक्रम की बात करें तो वह भी यही दर्शाते हैं कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होने के बाद से लगातार अर्मेनिया की जो घटनाएं हैं रूस के संदर्भ में वह लगातार तनावपूर्ण ही बनती गई हैं। क्योंकि उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट को जारी किया था व्लादिमीर पुतिन को लेकर, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। उसके बावजूद भी और CSTO का मेंबर होते हुए भी अर्मेनिया भी अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को शामिल होने उसमें जा रहा है, जिसको लेकर रूस ने खुले तौर पर अर्मेनिया के सामने अपना विरोध भी प्रदर्शित किया था। और अमेरिका के साथ किस तरीके से अर्मेनिया के संबंध बढ़ रहे हैं इसका भी हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है कि दोनों देशों के बीच हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज इस दौर में होने जा रही है, जिसके बाद रूस के एम्बेसडर ने भी वहां अर्मेनिया के एम्बेसडर को तलब किया था, जिसके बाद से बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल साथियों ये है कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो ये तनाव और जो ये युद्ध हुआ है उसके आर्थिक मायने पूरी दुनिया के सामने क्या हो सकते हैं और विशेष तौर पर तेल के संदर्भ में क्या हो सकते हैं। साथियों, अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज का हिस्सा होने के साथ साथ सेंट्रल एशिया में और यूरोप के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद अगर वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल के दामों को बढ़ा सकती है। इसीलिए इन दोनों ही रीजन के अंदर शांति स्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, भारत के संदर्भ में हमने जो बात की और उसमें जो पाकिस्तान का एंगल है उसको भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर लगातार अजरबैजान पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है और अर्मेनिया ने हमेशा जो भारत का नैरेटिव है और भारत का जो पक्ष है कश्मीर को लेकर उसका सपोर्ट किया है। लेकिन जिस तरीके से नागोर्नो काराबाख के पूरे क्षेत्र के ऊपर
अजरबैजान का अब अस्तित्व स्थापित हो गया है और उसका कंट्रोल उस पर स्थापित हो गया है, तो भारत को सेंट्रल एशिया के अंदर एक सेटबैक के रूप में चीज देखने को हमें जरूर मिल सकती है। इसीलिए पाकिस्तान के संदर्भ में अजरबैजान और टर्की का रुख एक जैसा रहा है कश्मीर के विषय को लेकर। तो ये है साथियों इस पूरे जो वर्तमान की स्थिति है उसके मूलभूत विषय और मूलभूत जो चीजें यहाँ से डेवलप हुई हैं, और जिस तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर अब एक बड़ा पलायन हमें अर्मीनिया की ओर देखने को मिल रहा है, उस पर अब बड़ा सवाल आने वाले समय यही होगा कि जो लाखों की संख्या में नगारो काराबा से लोग निकलकर अर्मीनिया की ओर पलायन कर रहे हैं, क्या अर्मीनिया उन सबको सही तरीके से शरण दे पाएगा। साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।